नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट कर पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग लेखपाल का सीरीज़ शुरू किए हैं, तो उसी सिलसिले में आज मैं इन्वायरमेंट पढ़ाने जा रहा हूं आपको, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है? पर्यावरण। पर्यावरण यह एक फ्रेंच भाषा है जो इन्वर्न से बना है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या परिवृत्त होता है। इस प्रकार पर्यावरण से तात्पर्य है हमारे चारों ओर से घिरे हुए विभिन्न तत्वों का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। क्या? हमारे चारों ओर जो आवरण घिरा हुआ है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के घटक होते हैं, देखते हैं कितने घटक होते हैं। पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक भौतिक जिसे अजैविक घटक कहते हैं और एक अभौतिक जिसे जैविक घटक कहते हैं। और इसे भी हम अन्य दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा का घटक और सांस्कृतिक घटक। लेकिन मुख्यतः कितने घटक होते हैं? दो घटक। कौन? जैविक और अजैविक। ठीक। CO2 स्रोत, श्वसन, ज्वालामुखी क्रियाएं, जैव पदार्थ, अपक्षय आदि, ये सब क्या हैं? इस घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। भौतिक घटक। चलिए हम एक एक करके दोनों घटक को देखते हैं। पहले देखते हैं भौतिक घटक। भौतिक घटक भूमि, जल, वायु, मृदा, पहाड़, स्थलमंडल, जलवायु और वायुमंडल, ये सब भौतिक घटक हैं। अर्थात जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन्हें हम भौतिक घटक कह सकते हैं। वहीं बात करते हैं अभौतिक घटक। अभौतिक घटक या जैविक घटक, इसके अंतर्गत जंतु आता है, पादप आता है। इसके अंदर क्या क्या आता है? जंतु और पादप। जंतु को भी हम, जंतु जो होते हैं ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक माइक्रो और एक माइक्रोन, मतलब एक स्थूल और एक सूक्ष्म। ठीक। ऊर्जा के घटक सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा होते हैं। ऊर्जा के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। सांस्कृतिक घटक के अंतर भी आते हैं कुछ, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोलॉजी, परिस्थितिकी। परिस्थितिकी क्या होती है? यह एक जीव विज्ञान की शाखा है। इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों और उनसे रिलेटेड बातों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिटर ने 1865 में किया था। इकोलॉजी शब्द जो था इसका सबसे पहले प्रयोग रिटर ने 1865 में किया था, लेकिन इसको परिभाषित अर्नेस्ट हैकेल ने किया। किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने किया। इसलिए हैकेल को इकोलॉजी का फादर कहा जाता है। तो इकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकेल को। ठीक। इन्होंने इकोलॉजी के लिए ओकियोलॉग शब्द का प्रयोग किया था, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ द हैबिटेट, निवास स्थल का अध्ययन। निवास स्थल का अध्ययन क्या कहलाता है? ओकियोलॉजी। ठीक। ओकियो का अर्थ होता है निवास, लॉजीज का अंतर होता है अध्ययन। तो हम कह सकते हैं ओकियोलॉजी मीन्स निवास का अध्ययन ही ओकियोलॉजी कहलाता है। संगठन के आधार पर इकोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। क्या?
संगठन के आधार पर इकोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, स्व पारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी एंड सामुदायिक पारिस्थितिकी। ठीक, अब बात करते हैं ऑटो इकोलॉजी की। इसके तहत किसी एकल प्रजाति का उसके पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो उसे ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। ठीक, वहीं जब बात करते हैं साइनो इकोलॉजी तो एक से अधिक प्रजातियों के समुदायों या उसके पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन साइनो इकोलॉजी कहलाता है। ठीक, जैसे रेगिस्तान क्षेत्र में मानव व जानवर कैसे रहते हैं, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। ठीक, अब बात करते हैं इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से हर एग्जाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन बनते हैं पारिस्थितिकी तंत्र से। तो चलिए देखते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जैविक समुदाय निरंतर अजैविक पदार्थ एवं ऊर्जा के अंतः आकर्षित होते हैं। इसी अंतः क्रिया से जिस तंत्र का निर्माण होता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। क्या? किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जैविक समुदाय निरंतर अजैविक पदार्थ एवं ऊर्जा के अंतः आकर्षित होते हैं। इसी अंतः क्रिया से जिस तंत्र का निर्माण होता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इस प्रकार इकोसिस्टम का अध्ययन इकोलॉजी के तहत किया जाता है। 1935 में ए.ई. टाउंसले ने पहली बार इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। किसने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था? ए.ई. टाउंसले ने। 1935 में ए.ई. टाउंसले ने पहली बार इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। विशेषता, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यह एक कार्यात्मक इकाई है, यह एक खुला हुआ तंत्र होता है, इसलिए इस तंत्र में जैविक समुदाय व अजैविक समुदाय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह इसकी विशेषताएं हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक की बात करते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत एनिमल और पौधे आते हैं, और वहीं बात करते हैं अजैविक घटक की तो इसके अंतर्गत तापमान, प्रकाश, वायु, वर्षा और आर्द्रता आती है। अब वहीं अगर हम आगे देखें तो जो जंतु और पौधे होते हैं ये स्वपोषी और परपोषी होते हैं। ठीक, अब आगे हम इनका भी अध्ययन करेंगे। और इधर देखते हैं अजैविक घटक में तापमान, प्रकाश, वायु, वर्षा और आर्द्रता होती है। मृत पोषित पोषण, जिससे जीव मृत और क्षयकारी पदार्थों से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे मृत पोषित पोषण कहते हैं। मृत पोषित पोषण कहते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट जैविक घटक क्या होता है? वह घटक जिसमें जीवन होता है, वह घटक जिसमें जीवन होता है, वह घटक जिसमें जीवन होता है इस जैविक घटक कहते हैं। इसके अंतर्गत एनिमल, प्लांट शामिल किया जाता है। ठीक, वह घटक जिसमें जीवन होता है उसे हम जैविक घटक कहते हैं। इसके अंतर्गत एनिमल और पौधे आते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे और बैक्टीरिया। यह प्रकाश
CO2, H2O एंड क्लोरोफिल के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं। स्वपोषित घटक विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। ठीक। और फिर वहीं बात करते हैं कि परपोषी की बात करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, इन्हें हम परपोषी घटक कहते हैं। इसे कंज्यूमर या उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर शरीर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो कंज्यूमर। नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं मैक्रो, और माइक्रो जो होते हैं इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। आगे चलते हैं तो देखते हैं उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता माइक्रो कंज्यूमर किसे कहते हैं, ये 3 पार्ट में से बांटते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। ऐसे उपभोक्ता जो अपना भोजन सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वे पौधे जो अपना भोजन सीधे, ऐसे उपभोक्ता जो अपना भोजन सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। पौधों को भोजन के रूप में प्रयोग करने वाले शाकाहारी कहलाते हैं। जो पौधों को भोजन के रूप में यूज करते हैं उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, जैसे गाय, हिरण, बकरी, खरगोश, ये प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। और बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर की, ये अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। अर्थात ये जो होता है, अब गाय, हिरण, बकरी जो थी ये पेड़ पौधों को खाती थी, इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जो सेकेंडरी होंगे ये गाय, हिरण, बकरी से भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक, अर्थात इन्हें ही खाते हैं जो सेकेंडरी उपभोक्ता होते हैं। जैसे मांसाहारी के अंतर्गत सर्प, मेढक, लोमड़ी, सर्वाहारी, मनुष्य, चिड़िया, भालू, तो ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। अब टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है, ऐसे सर्वाहारी जो द्वितीयक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं लेकिन इन्हें कोई नहीं खाता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे कि सर्प, मेढक, लोमड़ी, इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं टर्सरी, लेकिन इन्हें कोई नहीं खाता है। ठीक, इन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तृतीयक उपभोक्ता किसी अन्य जंतु को भोजन नहीं बनते हैं, जैसे शेर और चीता, बाघ, ये तृतीयक कंज्यूमर होते हैं। तो देखिए कितने होते हैं कंज्यूमर, 3 होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधे से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता जो पेड़ पौधों को खाते हैं, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को ही जो खाते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और फिर जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उन्हें तृतीयक उपभोक्ता खाते हैं। ठीक, लेकिन तृतीयक उपभोक्ता का भोजन, मतलब तृतीयक उपभोक्ता किसी का भोजन नहीं बनते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं माइक्रो कंज्यूमर क्या होता है, ऐसे उपभोक्ता जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ऐसे उपभोक्ता जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है उन्हें हम माइक्रो कंज्यूमर कहते हैं। यह उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मृत्यु के बाद उनके शरीर को विघटित करके वातावरण को स्वच्छ बनाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें डिकम्पोजर या प्राकृतिक सफाई कर्ता कहते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्राकृतिक सफाई कर्ता किसे कहते हैं, तो माइक्रो कंज्यूमर को। माइक्रो कंज्यूमर ऐसे उपभोक्ता जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, ऐसे उपभोक्ता जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें माइक्रो कंज्यूमर कहते हैं। यह उपभोक्ता एवं उपभोक्ताओं की मृत्यु के बाद उनके शरीर को विघटित करके वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं फूड चैन, मतलब खाद्य श्रृंखला।
बायोटिक कंपोनेंट में भोजन को आधार माना जाए तो एक श्रृंखला बन जाती है। अगर हम खाद्य श्रृंखला को ही आधार माने तो एक हमें श्रृंखला प्राप्त होती है, इसे हम फूड चेन कहते हैं। ठीक, फूड चेन एक जीवधारी दूसरे जीवधारी का उपभोग करता है या दूसरे जीवधारी का आधार बन जाता है। एग्जाम्पल जैसे घास है, घास को कीड़े खाते हैं, कीड़े को चिड़िया खाती है, चिड़िया को बाज खाता है। तो ये एक हमें श्रृंखला प्राप्त होती है जिसे हम फूड चेन श्रृंखला कहते हैं। फूड चेन श्रृंखला भी दो प्रकार से विभाजित की जा सकती है। एक होती है हॉरिजेंटल फूड चेन, क्षैतिज खाद्य श्रृंखला, और एक होती है वर्टिकल फूड चेन, ऊर्ध्वाधर खाद्य श्रृंखला। हॉरिजेंटल की बात करें तो देखिए, जैसे प्लांट हो गया, पौधे हो गए, उसे हिरण खाता है, हिरण को आदमी खाता है और आदमी को लायन खाता है। ये क्षैतिज श्रृंखला हो गई। अब वहीं जब देखेंगे वर्टिकल फूड चेन की बात करते हैं तो देखिए घास है, घास को कीड़े खाएंगे, कीड़े को चिड़िया खाएगी, चिड़िया को बाज खाएगा। ये ऊर्ध्वाधर रूप में होता है, इसलिए इसे हम वर्टिकल फूड चेन श्रृंखला कहते हैं। पोषण स्तर, पोषण स्तर क्या होता है? पोषण स्तर क्या होता है? पौधों द्वारा न केवल भोजन का उत्पादन किया जाता है बल्कि भोजन का वे उपभोग भी करते हैं। इसलिए खाद्य श्रृंखला में भोजन का उपयोग करने वाले ये प्रथम उपभोक्ता होते हैं। परंतु खाद्य श्रृंखला में भोजन का उपभोग करने वाले अन्य जीव भी होते हैं। अतः जीवों का वह समूह जो फूड चेन में भोजन का उपभोग करता है उसे हम ट्रॉपिक लेवल या पोषण स्तर कहते हैं। ठीक, पोषण स्तर क्या होता है? पौधे द्वारा भोजन ही नहीं किया जाता है बल्कि वह उपभोग भी करते हैं। ठीक, पौधों द्वारा न केवल भोजन का उत्पादन किया जाता है बल्कि वे भोजन को स्वयं भी तो ग्रहण करते हैं। इसलिए खाद्य श्रृंखला में भोजन का उपभोग करने वाले ये प्रथम उपभोक्ता बन जाते हैं। परंतु खाद्य श्रृंखला में भोजन का उपभोग करने वाले अन्य जीव भी होते हैं। पौधों के सिवा अन्य भी जीव होते हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं। अतः जीवों का वह समूह जो फूड चेन में भोजन का उपभोग करता है उसे हम पोषण स्तर कहते हैं। अब तो बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। पोषण स्तर में पोषण का प्रवाह चक्रीय होता है। पोषण स्तर जो होता है उसमें पोषण का प्रवाह जो होता है वह चक्रीय होता है। जैसे आप देखेंगे कि पहले प्लांट है, प्लांट को प्राइमरी उपभोक्ता खाएंगे, फिर सेकेंडरी खाएंगे, फिर टर्शरी खाएंगे, फिर डिकम्पोजर हो जाएंगे, फिर वो मृदा में मिल जाएंगे, फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।